सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण का पाठ 1 भाषा विचार के भाग 3 को पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले पाठों में आपने भाषा के विषय में पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का प्रयोग मानव द्वारा किस प्रकार किया गया, भाषा शब्द किससे बना है और भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 2 रूप मुख्य रूप से दिए गए हैं, मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। उसके बाद बच्चों आपने पढ़ा कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों आई मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा। मानक भाषा आपको पिछले कक्षा में पढ़ाई गई है। तो यह सब मानक भाषा के जो केंद्र बिंदु हैं या बिंदु हैं वो आपको समझाए गए थे। उसके बाद बच्चों हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी कहाँ बोली जाती है, कितने राज्यों में बोली जाती है, बाहर के कितने विदेशों में हिंदी का प्रचलन है और हिंदी दिवस इत्यादि कब मनाया जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था लिपि किसे कहते हैं और लिपि की खोज कब हुई और लिपि के द्वारा मनुष्य कैसे अपने मन के भाव विचारों को लिखकर प्रकट करता है। तो बच्चों उसके बाद आज का जो टॉपिक है वह साहित्य से शुरू होगा। तो साहित्य, मैंने पिछली बार बात आपको बताया था कि साहित्य किसे कहते हैं, किसी भी भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं, पुस्तकें होती हैं, लिखा और पढ़ा जितना भी कुछ जाता है वह सब साहित्य के अंतर्गत आता है, गद्य और पद्य दोनों ही। ठीक है। तो सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजोकर रखा जाता रहा है, जिसके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती हैं। इस प्रकार ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के भेद होते हैं, एक गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। गद्य साहित्य किसे कहते हैं, जिसमें जो कहानी, आख्यायिकी या फिर निबंध इत्यादि जब वाक्यों के माध्यम से लिखा जाता है तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। और पद्य साहित्य कहलाता है जब हम किन्हीं पंक्तियों की रचना करते हैं जो काव्य के रूप में होती हैं और जो छंदों से बद्ध होती हैं, उसे पद साहित्य कहा जाता है। गद्य साहित्य, जब विचार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वह गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो बोलचाल की भाषा में जो लिखे जाते हैं वह जो ग्रंथ होते हैं या फिर वो पुस्तकें होती हैं वह सभी साहित्य के अंतर्गत आता है, और जब हम बोलचाल की भाषा में उसको लिखते हैं तब वह गद्य साहित्य कहलाता है। जैसे मैं घमंड से भरा हुआ एक दिन अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर गया। गद्य साहित्य के उदाहरण हैं कहानी, जब हम कोई कहानी लिखते हैं, लेख लिखते हैं, जीवनी लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं अर्थात अपने जीवन से जुड़ी कोई याद लिखते हैं, पत्र, उपन्यास, नाटक इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ व उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। अन्य गद्य लेखक मोहन राकेश, आधे अधूरे, रांगेय राघव, विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण शर्मा या वर्मा इत्यादि। तो बच्चों यह सभी नाम लेखकों के दिए गए हैं। अब देखिए पद्य साहित्य किसे, एक बार देख लें, गद्य साहित्य किसे कहते हैं, जब हम बोलचाल की भाषा में अपने विचारों को लिखते हैं तो उसे गद्य साहित्य कहा जाता है। उसके बाद बच्चों आया पद्य साहित्य। पद्य साहित्य क्या होता है, जब हमने विचारों को, अपने मन के भावों को, अपने जीवन के मूल्यों को और जो भी हम समझते हैं और सोचते हैं उसको हम जब काव्य शैली में प्रस्तुत करते हैं अर्थात किसी कविता के रूप में उसको लिखते हैं तब वह पद साहित्य के अंतर्गत आता है और वह पद साहित्य कहलाता है। पद साहित्य को गाया जा सकता है, जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुघन पवन हर लेता श्रम है, षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। तो बच्चों इसको हमने गाकर सुनाया, यह पद काव्य के साहित्य के अंतर्गत आएंगे। कोई भी जो भी गाया जा सके जो छंदों से बद्ध होता है वह पद साहित्य के अंतर्गत आता है। इस विधा के उदाहरण हैं गीत, कविता, गज़ल, पद, दोहा, छंद, कवित्य और चौपाई।
बच्चों आपने रामायण भी जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामायण है वह भी पढ़ी होगी या उसके दोहों को देखा होगा, तो वह भी सब पद्य साहित्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसमें जो चौपाइयाँ दी हैं, दोहे दिए हैं, छंद दिए हैं, पद दिए हैं, वह सब पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। साकेत, मैथिली शरण गुप्त तथा प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध पद्य साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। अन्य रचनाकार एवं रचनाकारों के कुछ उदाहरण जैसे कबीर रहीम के दोहे, मीरा के पद, सूरदास के पद, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, रामाधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्री कुमार चौहान की कविताएं जैसे झांसी की रानी, कोयल और कदम्ब का पेड़ आदि। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर तो आपने यह जान लिया कि जो भाषा है उसके दो रूप होते हैं, एक गद्य साहित्य आता है और एक पद्य साहित्य आता है, साहित्य। अब आता है बच्चों व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण के लिए कहा गया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। दिए गए चित्र में बच्चा मेरे को तेरे से तथा कुछ चाहिए कह रहा है। तेरे को मेरे से क्या चाहिए? मेरे को तेरे से किताब चाहिए। ये सुनने में अटपटा लग रहे हैं क्योंकि यहाँ भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हो रहा है। किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण करवाता है। व्याकरण की दृष्टि से इन वाक्यों का शुद्ध रूप है, तुझे मुझसे क्या चाहिए और मुझे तुमसे किताब चाहिए। यह इसका शुद्ध रूप है। जब हमने व्याकरण का प्रयोग किया तो यह जो वाक्य अशुद्ध थे वह शुद्ध हो गए, क्योंकि व्याकरण नियम तय करता है। उस व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो नियमों पर आधारित होता है। वह नियम बनाता है किसके लिए? भाषा के लिए। और नियमों पर चलकर भाषा शुद्ध होती है। नियमों को अपनाकर भाषा, कोई भी भाषा शुद्ध होती है, बेहतर भी कराती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। व्याकरण क्या करता है? भाषा के नियम बताता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग कोई नहीं सीख सकता। और व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग दिए गए हैं बच्चों, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे। तो भाषा के मन के भावों, जो भाषा है वह क्या होती है? मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान का एक साधन है भाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसमें जब बच्चा पैदा होता है और जिस परिवार से वह पहली भाषा सीखता है, वह परिवार से जो भी भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद है देश के कार्यालयों व राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। चौथा है विद्वानों द्वारा भाषा का स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। मानक भाषा का मतलब है जो विद्वानों के द्वारा मानी गई है भाषा, उसे मानक भाषा कहते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। क्षेत्रीय का मतलब ग्रामीण और क्षेत्रीय रूप है, एक खास क्षेत्र का। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। साहित्य के 2 रूप होते हैं, गद्य एवं पद्य। और व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला एक शास्त्र है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। अब पाठ के जो इसका पुस्तिका कार्य है वह आपको भेज दिया जाएगा। और बच्चों कोशिश करें इसको स्वयं करने की। उसके बाद आप उसको जो हमारे द्वारा भेजा गया है उसमें करने का प्रयास करें। धन्यवाद।